शेड्यूल में भी चेंज हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि रिवाइज शेड्यूल में का जो फॉर्मेट है उसमें कोई भी हेड ही नहीं है जहाँ पर आपको ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस के डिफरेंस और लॉस को लिखना है या उस अमाउंट को लिखना है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने गाइडेंस नोट दिया, ठीक है, जो कि नवंबर 2013 के एग्जाम से एप्लीकेबल है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि यदि कोई फॉरेन एक्सचेंज इंटरनेशनल ये जो फॉरेन ऑपरेशंस ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस का जो भी डिफरेंस है वो आपको इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज के अंदर सेपरेट रिजर्व की तरह डिस्क्लोज करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपने ये पॉइंट देखे कि इंटीग्रल क्या है, नॉन इंटीग्रल क्या है। इंटीग्रल में केवल एक सिंगल करेंसी में काम होता है, ओके, उसमें मल्टीपल करेंसी में काम होता है। इंटीग्रल के अंदर कैश फ्लो फॉरेन एक्सचेंज से डायरेक्टली अफेक्ट होता है, इंटीग्रल में डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता। इंटीग्रल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक एक मॉनेटरी आइटम असेस का अलग अलग एक्सचेंज रेट देखते हैं। नॉन इंटीग्रल के अंदर हम लोग पूरा एक साथ देखते हैं, क्लोजिंग का रेट, नेट इन्वेस्टमेंट को, करंट असेट्स को। इंटीग्रल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो बेसिस पे लेते हैं, कॉस्ट देखते हैं और फेयर वैल्यू देखते हैं। कॉस्ट के केस में एक्चुअल रेट ऑफ परचेज का एक्सचेंज रेट लेते हैं, फेयर वैल्यू के केस में फेयर वैल्यूएशन वाले डेट का एक्सचेंज रेट लेते हैं, ओके। इसी तरह जो करंट असेट्स होती हैं, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा, तो वो दिखाई जाती हैं या तो कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। कॉस्ट होता है तो एक्चुअल डेट ऑफ परचेज लेते हैं, और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिखाई गई है तो हम लोग क्या करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के केस में ऑन द डेट ऑफ द वैल्यूएशन, जिस डेट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। जबकि नॉन इंटीग्रल में असेट एंड लायबिलिटीज को हम कॉस्ट और उस पर ना देख के जो भी वैल्यू है तो क्लोजिंग डेट की एक्सचेंज रेट लेते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट का ईआर लेते हैं। ये आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं फिर आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, फिर चेंज इन क्लासिफिकेशन बताएंगे, ओके। नॉन इंटीग्रल के केस में मैं आपको दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ। दो पॉइंट हम नॉन इंटीग्रल के केस में आपको और बताना चाहते हैं। एक है कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक है कैपिटल रिजर्व। ये दो आइटम्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ असेट्स, ठीक है, प्लस वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ये सारा चीजें को और हम बताते हैं आपको। तो जो कंटीजेंट लायबिलिटीज
है या कैपिटल रिजर्व है इन द केस ऑफ नॉन इंटीग्रल ट्रांजेक्शन्स, इनका जो ER लेंगे, एक्सचेंज रेट होंगे, इसका एक्सचेंज रेट होगा क्लोजिंग ओके, और ये डिस्पोजल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का होगा तो ER ऑफ डिस्पोजल डेट एंड साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे, जो भी इसका इफेक्ट होगा, इफेक्ट लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और इसका टू टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे हम AS 20 के हिसाब से। ओके, तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के केस में कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल रिजर्व जो होगा उसका एक्सचेंज रेट हम लेंगे क्लोजिंग के हिसाब से। जो भी डिस्पोजल होगा उस डिस्पोजल का हम जो वैल्यूएशन लेंगे, अफेक्ट ऑन P&L अकाउंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ एंड टैक्स ट्रीटमेंट एज पर AS 22 एक्सचेंज रेट हम लेंगे ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ओके, तो अब हमने समझते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब हम समझते हैं क्लास चेंजेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारा यदि आपने कॉपी कर लिया हो और समझ लिया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। Changes in classification of foreign operations changes in classification of a firm। यदि हम फॉरेन ऑपरेशन का क्लासिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं तो दो तरह के फॉर्मेशन फाइनेंशियल ऑपरेशन है, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। तो हम इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल कर सकते हैं और नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल। ठीक है, तो दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। वन इज इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल, integral to non-integral. Next is non-integral to integral। ओके, तो अब हम समझेंगे दोनों केस में क्या क्या डिफरेंस होगा, इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। ओके, यदि इंटीग्रल से
नॉन इंटीग्रल है तो जितने भी चेंजेज होंगे तो हमें क्या करना है, एक्यूमुलेट ऑन accumulate all foreign exchange difference on translation. Okay. अब नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल करेंगे तो सबसे पहले इसमें टू थिंग्स होंगी, नॉन मॉनेटरी monetary items okay, monetary items and non monetary item. अब जितने भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं इसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट टू historical cost. Translate to the historical cost. ओके तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, जब हम ये ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो इसको हम FCTR, जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, ओके, एंड इट शुड not to be transferred to P&L till disposal, है ना, this is not to be transferred till disposal, ओके। क्लियर? अब आ जाइए हाँ जी, ये कॉपी कर लिया, ये समझ में आया कि भाई इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रेट करेंगे तो जो ट्रांसलेशन पे जो भी आएगा उसको एक्यूमुलेट करेंगे डिफरेंस को, नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल में जितने भी नॉन मॉनेटरी आइटम होंगे उनको ट्रांसलेशन करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट में, और जितना डिफरेंस होगा इसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में रखेंगे और इसको
नॉट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्पोजल तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे. इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टिल डिस्पोजल. ओके. अब आ जाइए कि ये AS11 डिस्क्लोजर के बारे में क्या क्या कहता है. Disclosure and presentation. Disclosure disclosure and presentations. हाँ जी, ये डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहता है. एक्सचेंज प्रेजेंटेशन, पब्लिक ट्रीटमेंट. ठीक है. इसके बारे में क्या कहता है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है, exchange difference should be separately disclosed separately in at P&L account. हालांकि इस P&L अकाउंट को अब कंपनीज एक्ट ने कह दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L, लेकिन हम लोग यूज कई बार करते हैं. लेकिन आप यदि रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से P&L अकाउंट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L. ओके. तो हमें ये बताना है एक्सचेंज डिफरेंस डिस्क्लोज सेपरेटली एट P&L अकाउंट. सेकेंड, नेचर एंड रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन हमको देने हैं. जो भी क्लासिफिकेशन किया है उसका नेचर एंड रीजन फॉर क्लासिफिकेशन. नेचर एंड रीजन फॉर क्लासिफिकेशंस. ओके. नेक्स्ट हमको डिस्क्लोज करना है करेंसी डिफरेंस. नेक्स्ट हमको डिस्क्लोज करना है करेंसी डिफरेंस. करेंसी डिफरेंस को डिस्क्लोज करना है. उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व को हमें डिस्क्लोज करना है. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व को. उसके अलावा हमें देना है रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग and closing foreign exchange translation reserve. Reconciliation of opening and closing foreign exchange translation
रिजर्व। नेक्स्ट हमको देना है इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस टू बर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इम्पैक्ट टू P&L अकाउंट। तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। ओके, डिस्क्लोज करना है। नंबर 1, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, नेचर एंड रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, करेंसी डिफरेंस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, reconciliation of opening and closing, impact on shareholders and impact to P&L account। ये 6 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं। लेकिन रिवाइज शेड्यूल 6 क्या कहता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कि रिवाइज शेड्यूल 6 में ये जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन है और उसके रिकंसिलेशन है, इसके डिस्क्लोजर के बारे कोई फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है। तो इसको हम डिस्क्लोज कैसे करेंगे, उसके लिए हमारी मदद के लिए आया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसने गाइडेंस नोट इशू किया है और उस गाइडेंस नोट के हिसाब से इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा है कि हमको लायबिलिटीज एंड इक्विटीज के अंदर अदर रिजर्व्स की तरह सेपरेटली दिखाना है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व। ओके, IFO का, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का। तो ये सब चीजें हमको रिवाइज शेड्यूल 6 में ध्यान रखनी है। ओके, तो ये अगर आपने कॉपी कर लिया हो और आपको ये समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं रिवाइज शेड्यूल 6 प्लस ICI ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व। सिंस revised schedule 6 format does not mention anything about does not mention about anything about FCM, ITDA, okay, does not therefore such reserve is to be shown as to be shown under liabilities
and equity as a separate item under head of reserve. ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। Therefore, ICA Y its note ये जो प्रिस्क्राइब किया ICI ने वाई नोट, क्योंकि ये वाइस रूल 6 कुछ प्रोवाइड नहीं करती, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको करंट इसको लायबिलिटीज एंड इक्विटीज के अंदर एक सेपरेट हेड की तरह दिखाना। ओके, तो आपने इसमें क्या समझा, एक्सचेंज रेट जो डिफरेंस है, वो एक्सचेंज रेट डिफरेंस को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, यदि चेंज इन एक्सचेंज रेट को कैसे डील करते हैं, इंटीग्रल में कैसे डील करते हैं, नॉन इंटीग्रल में कैसे डील करते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं, ये सारा चीजें हमने आज पढ़ा AS 11 में। अब एक ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे AS 12। ओके, थैंक यू वेरी मच।